हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता है, अभी 30 दिनों का मास्टर सीरीज़ का क्लासेस दी जा रही है, जिसका आज यह चौथा क्लास है। और चौथा क्लास का जो फर्स्ट पार्ट है, इसका टॉपिक था प्राचीन काल में झारखंड, मांझी शासन व्यवस्था और रांची जिला। तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकली इशू हो रहा था, इसलिए हम इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें सिर्फ प्राचीन काल में झारखंड का ही वीडियो अपलोड हो पाया था। तो चलिए आज हम लोग इसमें कवर करते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था और रांची जिला। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं 3 पार्ट में वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड कर रहा हूँ, है ना। और 30 दिनों का जो क्लासेस चल रही है तो बहुत ही अच्छा है, फ्रूटफुल है। बहुत सारे लोग इसका लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं और कितना अच्छा आप लोग जो प्यार दे रहे हैं, इससे हमको और जो है थोड़ा सा एनर्जेटिकल फील हो रहा है। और ये कही कि मेरा थोड़ा ऑक्सीजन लेवल और जो है इम्प्रूव हो रहा है। इससे मेरा भी जो है कि वीडियो अपलोड करने का जुनून जो है और बढ़ रहा है। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं इसका मांझी परगना शासन व्यवस्था और रांची जिला की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। हमारा आज जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मांझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें क्या है जरा देखते हैं। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था क्या चीज़ है? तो जो संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है ना, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मांझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक है, तो संथाल जनजाति की जो जो शासन व्यवस्था है, इसी को क्या बोलते हैं? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक है, इसी को ये बोलते हैं। अन्य सामाजिक व्यवस्था की ही भांति इस व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सामूहिक एवं पारिवारिक जीवन में बचपन से ही नियमों एवं उपनियमों की सीख प्रदान की जाती है। इसकी अवहेलना करने पर पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड प्रदान किए जाते हैं। इसमें शारीरिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार के दंड सम्मिलित होते हैं। तो देखिए, इसमें क्या अच्छी होता है कि जो अन्य जो सामाजिक व्यवस्था है उसी की तरह इसमें भी जो है कि सारा नियम प्रक्रिया वगैरह है, नियम कानून है। और यदि इसकी कोई अवहेलना करता है, मतलब नियम के विरुद्ध चलता है, तो उसके लिए बहुत ही शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार का दंड का भी प्रावधान है। ठीक है, संथाल ने इस शासन व्यवस्था को सौरिया पहाड़िया जनजाति, है ना, से ग्रहण किया है, जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक है। देखिए, इसका जो व्यवस्था कैसा है, तो लोकतांत्रिक है। कहाँ से इसको लिया गया है? तो सौरिया पहाड़ जनजाति से इसको ग्रहण किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण पद या शब्द है ना, फिर देखते हैं, या फिर उससे संबंधित जो तथ्य है उस चीज को देखते हैं। तो पहला क्या चीज है? मांझी। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है, जिसका प्रधान क्या कहलाता है? तो मांझी कहलाता है। यह गांव की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। मांझी को सफलतापूर्वक शासन संचालित करने हेतु विभिन्न प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यह ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े आदि को भी क्या चीज करते हैं? तो सुलझाते हैं, ठीक करते हैं। तो मांझी क्या चीज़ है? तो इस शासन व्यवस्था में जो प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है, तो उस पंचायत को क्या चीज़ है? प्रधान है। तो पंचायत का प्रधान को क्या बोलते हैं? तो मांझी कहते हैं। गांव की एक पंचायत जो होती है उसका, है ना, पंचायत मतलब गांव को मिलाकर पंचायत नहीं। तो गांव का प्रधान को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसमें? मांझी बोलते हैं। और इसका क्या काम है? तो इसमें सारा अधिकार इसके पास होता है। ठीक है, यह गांव की शासन व्यवस्था में संचालन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। मांझी को सफलतापूर्वक शासन संचालन करने हेतु विभिन्न प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। और क्या इसमें होता है? तो यह ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद, तलाक, देखिए इसमें क्या चीज है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े आदि समस्याओं को समाधान करता है। मांझी हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर, क्या छोड़ करके? तो हत्या। ठीक है, हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर
गांव के लगभग सभी मामलों को निपटारा करता है। हत्या के मामले में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता है। ठीक है, मांझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित कराने तक का अधिकार प्राप्त होता है। इसका लगान वसूलने का भी काम होता है और विवाह संबंधी विवाह स्थापित करने का भी इसका अधिकार होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा इसमें है पद क्या चीज है, वो प्रमाणिक है या प्राणिक है ना। तो मांझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन प्रमाणिक द्वारा किया जाता है, इसे उपमांझी भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रमाणिक अथवा प्राणिक, मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन प्राणिक अथवा प्रमाणिक द्वारा किया जाता है और इसे जो है उप मांझी भी कहते हैं। तो इसको और क्या बोलते हैं, तो उपमांझी बोलते हैं। किसको, प्राणिक अथवा प्राणिक का। क्यों भाई, तो मांझी की जगह, मांझी जब नहीं रहेंगे तो उसकी जगह भी काम करेगा। नेक्स्ट है गुड़ैत चाहे गुड़ाइत, यह मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। गुड़ैत का क्या काम है, तो मांझी के सचिव, ये सेक्रेटरी का काम करता है। ठीक है, ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का कार्य गुड़ैत द्वारा ही किया जाता है। यह लोगों को विभिन्न अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित करता है ना। यह गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करता है। तो गुड़ैत का और क्या काम है, तो ये तो मांझी का सचिव के रूप में काम करता ही है। साथ में ग्रामीण में किसी प्रकार का उत्सव होता है, कार्यक्रम होता है, तो उसकी जानकारी पहुंचाने का काम कौन करता है, तो गुड़ैत करता है। ठीक है, और किसी प्रकार का अवसरों पर एक स्थान पर क्या होता है, एकत्रित भी करता है। और यह गांव में सूचनाएं भी एकत्रित करता है, गांव से सूचना भी एकत्रित करता है, मतलब कहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा है, सारी रिपोर्ट जो है ये लेकर रखता है। नेक्स्ट में क्या है हम देखते हैं, तो जोग मांझी, तो शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मांझी की सहायता करने हेतु एक सहायक होता है, जिसे जोग मांझी कहते हैं। तो जोग मांझी का क्या चीज काम है ना, इस सहायक होता है कि क्या चीज के लिए, तो जो शासन संबंधी जो कार्य होता है ना, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या चीज होता है, तो सहायक होता है। ठीक है, इसके अलावा और इसका क्या काम है जरा देखते हैं। यह जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है, साथ ही यह विवाह संबंधी मामलों को सुलझाता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त इसका ये काम है। अगला क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है जोग प्राणिक। यह जोग मांझी की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का संचालन करता है। ठीक है, इनके क्या करता है, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्व को संचालन करता है। और नेक्स्ट है परगनैत। इस व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को आपस में मिलाकर परगना निर्मित होता है। ठीक है, जिसका प्रधान कौन होता है, तो परगनैत कहलाता है। विभिन्न गांवों के बीच एक विवादों का निपटारा परगना में किया जाता है। विभिन्न गांवों का निपटारा कहाँ किया जाता है, तो परगना में किया जाता है। नेक्स्ट है देश मांझी या मोड़े मांझी। नेक्स्ट में क्या है, देश मांझी या मोड़े मांझी। यह परगनैत का सहायक होता है, जो 5 से 8 गांवों का प्रधान होता है। इस प्रकार एक परगनैत के एक से अधिक सहायक होते हैं। जो मामला मांझी द्वारा नहीं सुलझ पाता है, उसे देश मांझी को भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज होता है, सो कि देश मांझी क्या होता है ना, कि पहले तो हम लोग देखे मांझी जो गांव का जो प्रधान होता है उसको मांझी कहते हैं। ठीक है, मांझी से यदि नहीं निपटता है तो मांझी से जो ऊंचा ऊपर स्तर हुआ उसको देश मांझी कहेंगे या फिर मोड़के मांझी कहेंगे, है ना। तो उसके ऊपर स्थान में क्या होता है, मोड़के मांझी या देश मांझी होते हैं। एक्चुअली परगनैत के अंतर्गत में होता है, तो परगनैत सबसे बड़ा होता है, उससे ही बड़ा कौन होता है, तो परगनैत होता है। परगनैत में 15 से 20 गांव को आपस में मिला करके एक परगना निर्माण करते हैं, जिसका प्रधान कौन कहलाता है, तो परगनैत। परगना एक पंच है। ठीक है, उसका जो है प्रधान कौन कहलाता है, तो परगनैत कहलाता है। और जो 5 से 8 गांव को मिला करके एक जो बनता है पंच ना, तो उसका प्रधान, तो इस प्रकार के परगनैत को एक अधिकार सहायक होता है, जिसको क्या देश मांझी या मोड़े मांझी कहते हैं। तो देश मांझी या मोड़े मांझी जो है कि कम गांव को मिला करके एक बनता है पंच, जैसे 5 से 8 गांव को मिला करके एक पंच बनता है। ठीक है, तो उसका जो प्रधान कौन कहलाता है, तो देश मांझी कहलाता है। अब क्या होता है कि किसी भी एक गांव का मामला दी हो तो अपने पहले ग्राम पंचायत में उसका निपटारा समाधान करने की प्रक्रिया है। यदि वहां पे नहीं हो पाता है तब आता है देश मांझी के पास,
और देश माझी पास भी यदि नहीं हो पाएगा तब जाएगा किसके पास, तो प्रगणैत के पास। इस प्रकार से इसका जो है कि नियम है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, तो इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के स्वरूप के प्रति जो है जाना जाता है। अब आगे देखते हैं दिसुम परगना। यह परगनैत से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। दिसुम परगना क्या होता है कि परगनैत से भी उच्च स्तर का होता है दिसुम परगना। तो अभी हम क्या देखें, पहला में देखें कि ग्राम स्तर पर है ना मांझी है, उससे ऊंचा में क्या चीज है, तो देश मांझी है, और उससे ऊंचा में क्या है, तो परगनैत है। लेकिन उससे भी ऊंचा में क्या चीज है, यदि परगनैत में भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तब कहाँ आता है वह, तो दिसुम परगना में। यह परगनैत से भी उच्च स्तर का अवस्थित होता है ना। जिन मामलों का निवारण परगनैत की सभा में नहीं होती है उसे दिसुम परगना को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, लेकिन यह जो है कि सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं भगदो प्रजा, ठीक है। तो झगड़ों के निपटारे में गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों में विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें भगदो प्रजा कहा जाता है, ठीक है। तो गांव के जब मीटिंग बैठकी होती है तो उसमें जो विशेष व्यक्ति के रूप में बुजुर्ग व्यक्ति को रखा जाता है, तो वही लोग जो बुजुर्ग व्यक्ति हुए ना, वही लोग को क्या कहते हैं, तो भगदो प्रजा कहते हैं। नेक्स्ट में है लासेर टंगाई। यह गांव के प्रहरी की भांति कार्य करता है, जो बाहरी आक्रमणों से गांव की सुरक्षा प्रदान करता है। तो लासेर टंगाई मतलब क्या चीज हुआ, गांव के प्रहरी मतलब गांव के एक प्रकार का जो है सिक्योरिटी काम करता है, ये है ना। तो इसका काम है बाहरी आक्रमणों से इसको बचाव करना, सुरक्षा करना। अगला है चौकीदार। यह पुलिस की भांति कार्य करता है। यह मांझी के आदेशानुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, ठीक है। चौकीदार का क्या काम है, तो यह पुलिस की भांति काम करता है। मांझी जैसा आदेश दिया उसके अनुसार से गिरफ्तार करता है, मतलब उसको पकड़ करके लाता है, ठीक है। आगे है नायके। तो नायके क्या काम है, गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। धार्मिक अपराधों का पर फैसला नायके द्वारा ही दिया जाता है। तो नायके क्या काम है कि धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। और धार्मिक विषय पर किसी प्रकार का कुछ अपराध हो तो उसका फैसला भी कौन सुनाता है, तो नायके ही सुनाता है। नेक्स्ट में है कुड़ाम नायके। यह उप नायके की भांति कार्य करता है, ठीक है। क्या काम करता है, उप नायके मतलब जब नायके नहीं रहेगा तो उसके स्थान पर यह काम करेगा। यह गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराता है। और इसके अलावा और क्या करता है ये, तो गांव से बाहर जो देवी देवता है उसकी पूजा पाठ संपन्न करने का काम कौन करता है, तो कुड़ाम नायके करता है। नेक्स्ट में है करला दंड। ये बहुत ही हल्का दंड है, ठीक है। करला दंड यह सबसे हल्का दंड है, जैसे जिसके तहत अपराधी को 5 रुपया से लेकर के 150 रुपया दंड लगाया जाता है। लेकिन इसके जबरदस्त दंड है बिटलाहा। बिटलाहा में क्या चाहिए, सुजरा देखिए, ठीक है। बिटलाहा में क्या चीज है, बिटलाहा इस शासन व्यवस्था की सबसे कठोर सजा है। सबसे कठोर से कठोर सजा जो है ना वो बिटलाहा होता है ना। जो यौन अपराधों के दोषी के रूप में दिया जाता है, जो कि यौन अपराध के जब दोषी होते हैं तो उसके रूप में दिया जाता है। बिटलाहा के तहत यौन अपराधी का संपूर्ण बहिष्कार करते हुए उसे गांव से निकाल दिया जाता है। उससे क्या होता है, तो गांव से निकाल दिया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर बिटलाहा की सजा को समाप्त करने का भी प्रावधान है। लोबीर सेंद्रा यह इस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। सेंद्रा वैंसी। अब लोबीर सेंद्रा क्या चीज, ये शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है, कौन है, वो है लोबीर सेंद्रा, है ना। अब अगला है सेंद्रा वैंसी। यह इस शासन व्यवस्था में शिकार परिषद है। तो शिकार परिषद को क्या बोलते हैं, तो सेंद्रा वैंसी कहते हैं। अन्य तथ्य में जरा देखते हैं इसमें, और इसके अलावा अन्य क्या चीज है। तो भगदो प्रजा को छोड़कर से सभी पधारियों को इस शासन व्यवस्था में भूमि प्रदान किया जाता है। तो जो भगदो प्रजा है ना, तो भगदो प्रजा को छोड़ करके सभी को क्या चाहिए होता है, तो भूमि मिलता है। इस शासन व्यवस्था में भाग सीम के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है ना। सीम का अवसर पर जो है
कि अधिकारियों क्या होता है, तो चुनाव किया जाता है। यूल रूल 1856 के नियम के आधार पर मांझी परिवार शासन व्यवस्था को है ना कानूनी मान्यता प्राप्त मतलब प्रदान है। 1856 का जो यूल रूल्स का जो नियम है उसी के आधार पर जो है ना मांझी परिवार शासन व्यवस्था को है ना कानूनी मान्यता प्राप्त है, कानून से भी उन लोगों को मान्यता प्राप्त है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या चीज, तो रांची जिला है ना। आगे हम क्या देखते हैं अब, तो रांची जिला। रांची जिला में क्या देखते हैं, तो इसमें पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा प्रखंड है। ठीक है, तो एक है खलारी है ना, बुढ़मू, चान्हो, कांके और मांझी, रातू, मांडर, बेड़ो, इटकी, नगड़ी, लापुंग, नामकुम, अनगड़ा, सिल्ली है ना, राहे, बुंडू, सोनाहातू और तमाड़। ये सब क्या चीज़ का है, तो प्रखंड है। कुल मिलाकर के इसमें कितना प्रखंड है, आपका 18 प्रखंड है। ठीक है, देखिए मैं पिछले क्लास को भी मैं रिकवर मैं करते चलूंगा कुछ कुछ पॉइंट को। जैसे कि पलामू में कितना था, 21 था। गढ़वा में कितना प्रखंड था, 20 संख्या था। लातेहार में कितना था, 9 था, एक बढ़ गया है सरजू, मतलब 10 हो गया है। ठीक है, चलिए इसका जो कुछ तथ्य है उसमें हम चलते हैं। गठन कब हुआ था, तो 1899 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, रांची में है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कितना है, 5097 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल जनसंख्या कितना है, तो 29,14,253 है। 29,14,253 इसका क्षेत्रफल है। दशकीय यदि जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो कितना है, 23.9% है। और जनसंख्या यदि घनत्व की बात करेंगे तो कितना है, 572 है। और लिंगानुपात कितना है, तो 449। मतलब क्या हुआ कि 449 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। यदि 1000 पुरुष की जनसंख्या है तो उसमें से महिला की जनसंख्या कितना है, तो 449 है। और यदि हम इसी में शिशु लिंगानुपात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर शिशु जो है बच्ची की संख्या 938 है तो बच्चा की संख्या कितना है, 1000 है। साक्षरता दर झारखंड का सभी जिलों में देखा जाए तो रांची की साक्षरता दर सबसे अच्छा है। और अच्छा में कितना है, तो 76.06% है। इस समय बात कर रहा हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अनुमंडल इसमें रांची एवं बुढ़मू दो आपको क्या चीज़ है, रांची सदर और बुढ़मू क्या चीज़ है, अनुमंडल है। इसमें दो यहाँ पे क्या चीज़ है, तो अनुमंडल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से आपको जो एक बार जो है कि प्रखंड देखने को मिल रहा है जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। 18 प्रखंड है। रातू है, कांके है, मांडर है, नामकुम है, बेड़ो है, लापुंग है, चान्हो है और मांझी है ना। और क्या चीज है, तो मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, और क्या चीज है, तो अनगढ़ा है ना, और नगड़ी है, खलारी है, राहे है, इटकी है, सिल्ली है, बुंडू है, तमाड़ है और सोनाहातू है, बुड़मू है। इस प्रकार से इसमें कितना प्रखंड है, तो 18 प्रखंड है। आपका पलामू में कितना प्रखंड था, तो 21 प्रखंड था। गढ़वा में कितना था, 20 था। सबसे अधिक प्रखंड की संख्या अगर झारखंड में देखा जाए तो आपका पलामू जिला में है जो कि 21 है। ठीक है, और लातेहार में कितना है, तो 10 है। गढ़वा में कितना है, तो गढ़वा में आपका 20 है। और इसमें देख रहे हैं कहाँ, रांची में कितना है, तो 18 है। राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग अब जरा देखते हैं। तो NH 23 और 33 और 75 जो है यहाँ से गुजरता है। प्रमुख नदियाँ क्या क्या है, सोनरेखा नदी है, दक्षिणी कोयल नदी है, शंख नदी है, हरमू नदी है। ठीक है, अब प्रमुख खनिज की बात किया जाए तो इसमें क्या क्या खनिज है, कोयला है, चुन्ना पत्थर है ना, फायर क्ले है, ग्रेफाइड है, सॉरी ग्रेनाइट है, चाइना है, क्ले है, जस्ता है, टीन है, एम्बेस्टेट है, थोरियम है और इल्मेनाइट है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या चीज़ है, तो इसका प्रमुख खनिज है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसमें झारखंड क्या में और क्या चीज़ है, तो हम यहाँ के जो प्रमुख जो उद्योग हैं उसको देख लेते हैं एक नज़र में। ठीक है, चलिए हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC जिसको बोलते हैं। ठीक है, HEC कारखानों का कारखाना बोलते हैं HEC को। ठीक है, कारखानों का शहर जमशेदपुर है लेकिन कारखानों का कारखाना पूछेगा ना तो क्या चीज़ है, तो HEC है। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है ना। और क्या चीज़ है, तो ACC सीमेंट लिमिटेड है, खलारी उषा मार्टिन कंपनी लिमिटेड है, नामकुम है, गॉर्डन रिज
विल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है। तो इन सभी जो है क्या चीज़ है आपका, कहाँ पे है, तो नामकुम रांची में है। अब हम बात करते हैं पर्यटक स्थल। तो पहला में क्या है, तो हुंडरू फॉल है, मतलब हुंडू जलप्रपात है। जोन्हा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गौतम धारा भी बोलते हैं, जलप्रपात है। दसम जलप्रपात है, सीता जलप्रपात है, टैगोर हिल है, मोराबादी पहाड़ी है, जो कि टैगोर हिल के पास ही मोराबादी पहाड़ी है। मोरवादी पहाड़ी कही चाहे टैगोर हिल कही, एक ही चीज़ है, मोरवादी मैदान के पास है। फिर क्या है, पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, विरसा जैविक उद्यान, मतलब और मांझी में जो है विरसा जैविक उद्यान है ना, वो हो गया। मैक्लुस्कीगंज हो गया, गिदलसूद डैम है जो कि ओरमांझी में है। रॉक गार्डन है, आपका नक्षत्र वन है, रातू का किला है, सिद्धू कान्हू पार्क है, योगदा मठ आश्रम है। और पिठोरिया में क्या चीज़ है, तो पहाड़ के ऊपर कुआं है, मतलब कहाँ पे, टैगोर हिल में ही है, पिठोरिया में पहाड़ के ऊपर क्या चाहिए, कुआं है। चलिए आगे हम देखते हैं फिर अब टैगोर हिल के, या जो टैगोर पहाड़ी है उसकी कुछ कहानी देखते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है, यह पहाड़ी रांची के पश्चिम भाग में स्थित है। और इन पहाड़ी पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने के बड़े भाई है ना, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की समाधि निर्मित है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई हैं, जो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, उनकी समाधि कहाँ पे है, तो इसे टैगोर हिल में है। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर 1 अक्टूबर 1908 को, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर जो है 1 अक्टूबर 1908 को शांति की खोज में रांची आए तथा 8 मार्च 1925 को अपने देहांत तक रांची स्थित टैगोर हिल पर ही रहे। उनका अंतिम संस्कार हरमू घाट पर किया गया था। जिनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था, हरमू घाट पर किया गया था। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर से पूर्व कैप्टन AR औसली ने इस पहाड़ी पर रहने हेतु 1842 ईस्वी में एक टेस्ट हाउस बनवाया था। 1848 ईस्वी में उनके भाई द्वारा इस टेस्ट हाउस में आत्महत्या कर लेने के बाद उन्होंने इस पहाड़ी पर आना बंद कर दिया। ठीक है, तो आगे इसमें क्या और क्या देखते हैं। तो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ की जमीन हरिहरनाथ सिंह से 290 रुपये धार्मिक भाड़े पर इसे लेकर टेस्ट हाउस की मरम्मत कराई तथा यहीं रहने लगे। और इसका और क्या कहानी है, जरा देखते हैं। तो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने ही इस पहाड़ी पर चढ़ने हेतु सीढ़ियाँ, तोरण तथा तोरण द्वार लिख दिया है, तथा पहाड़ी की चोटी पर ध्यान करने हेतु एक खुले मंडप शैल बलुआ पत्थर के नागर शैली में निर्मित का निर्माण कराया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त और हम क्या इसमें देख पाते हैं, तो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने पहाड़ी पर पूर्व से निर्मित मकान का नाम है ना संताल्य रखा तथा पहाड़ी के नीचे एक नया मकान बनवाया, जिसका नाम क्या रखा था, तो सत्यधाम रखा था। ठीक है, इसका नाम क्या रखा था, तो सत्यधाम रखा था, है ना। अब आगे हम देखते हैं योगदा मठ आश्रम। ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद हमारा जो इसका वीडियो समाप्ति की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब आगे योगदा मठ आश्रम। ठीक है, 1917 ईस्वी में परमहंस योगदा ने रांची में सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। 1918 ईस्वी में कासिम बाजार के महाराज मनिंद्र चंद्र नंदी ने अपना महल और 25 एकड़ भूमि परमहंस योगदानंद को आश्रम व विद्यालय की स्थापना हेतु दान में दिया। इसी भूमि पर योगदा सत्संग ब्रह्मचार्य विद्यालय की स्थापना की गई, जिसे बाद में योगदा सत्संग शाखा मठ के नाम से जाना गया। योगदा सत्संग के आश्रम रांची, कोलकाता, द्वारहाट एवं नोएडा में है तथा देश विदेश में इसके कई ध्यान केंद्र हैं। इन सभी का संचालन रांची स्थित आश्रम से ही किया जाता है। स्वामी परमहंस योगानंद के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं पर लिखी गई पुस्तक का नाम योगी कथामृत है, जिसे विश्व के कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, इस आश्रम में शरद ऋतु के दौरान शरद सत्संग का आयोजन बृहद स्तर पर किया जाता है। और क्या होता है इसमें, तो 1925 एवं 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी भी इस विद्यालय में क्या हुए थे, तो आए हुए थे। ठीक है,
अब आगे हम देखते हैं मैक्लुस्कीगंज का। तो मैक्लुस्कीगंज रांची जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूर पर है। यह विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है।